चलिए जी, वेरी गुड इवनिंग। और 26 लोग आ चुके हैं। इसमें पिंकू, श्रीराम, सुनीता, अजिंक्य, रेखा, सुरेंद्र, अनंत, लिप्सा, सपना, ममता, मधुलिका, महेश, रीमा, कंचन, रीमा, वरुण, सुजाता, वरुण, रीमा, अंकुर, अखिलेश, यस, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। 26 लोग हैं। और आप लोग आज की क्लास पूरी होने तक ध्यान से सुनिएगा। आप चाहे खाना खाइए, चाय पीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन क्लास को पूरा देखिएगा। आज मैं इतना बढ़िया टॉपिक लेने वाला हूं कि किताब हम बाद में पढ़ेंगे, समझ पहले लेंगे। जब हम समझ लेंगे उसके बाद जब किताब में देंगे, अच्छा ये होता है, ये होता है। इसके लिए आज की हमारी जो क्लास है वो नए अंदाज में हो रही है। क्यों? क्योंकि मुझको जरूरत है बोर्ड की। और अगर मुझे बोर्ड की जरूरत है, क्यों है? क्योंकि मुझे बहुत सारे क्या हो सकते हैं, डायग्राम बनाने पड़ सकते हैं। तो इसलिए इस बोर्ड में आज पढ़ा रहे हैं। और जितने भी दोस्त हैं, आप आज, मैं अक्सर ये नहीं बोलता हूं कि दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लेकिन इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए। इस क्लास को आप शेयर करेंगे तो जो भी बच्चे हैं वो शेयर के बारे में जान जाएंगे। कौन सा शेयर? शेयर कौन सा वाला? एक चीज दूसरे को शेयर करना। आप शेयर करना कई तरह का होता है। मैं बात कर रहा हूं, जी हां, इक्विटी की बात। और आज आपका हो रहा है जेआईबी का लेक्चर। टॉपिक है यानी यूनिट है 5, मॉड्यूल है ए, और फर्स्ट पेपर पीपीबी का फर्स्ट पेपर। बहुत सारी कॉमन जानकारी आज आपको मिल जाएगी। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। इस टॉपिक में चलने से पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्या आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं? हम ऐसा मानते हैं कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं जिसके लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए। अगर मैं ऐसा लिखूं कि 500 करोड़, आपको 500 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये 500 करोड़ रुपए कैसे कैसे बिजनेस में लग सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए हमें जानना होगा कि अगर मैं 500 करोड़ रुपए लेके बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो मुझे एक फर्म खोलनी पड़ेगी। क्या खोलनी पड़ेगी? फर्म खोलनी पड़ेगी। और ये जो फर्म है, ये फर्म कितने तरह की हो सकती है? अगर मैं इसकी बात करूं तो फर्म जो है हमारे पास आमतौर पर दो तरह की हम लोग जानते हैं। एक होती है प्रॉपराइटर और दूसरी होती है पार्टनरशिप। तो दो तरह की फर्मों के मैंने नाम ले दिए। प्रोपराइटर को हम लोग सोल प्रोपराइटर फर्म भी बोलते हैं, सोल प्रोपराइटर फर्म भी बोलते हैं। पार्टनरशिप फर्म की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म फिर दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। तो अब आपकी फर्म दो तरह की हो गई। आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो सकती है, आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड हो सकती है, ठीक है? एक छोटा सा क्वेश्चन, आपके पास अगर कोई करंट अकाउंट खोलने आता है तो आप सीधे पहला सवाल पूछते हैं, केवाईसी के अलावा आप बोलते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कहां है। यह सवाल आप लोग आज के बाद बोलना थोड़ा सा अलग अंदाज में बोलेंगे। कैसे? क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड होना या ना होना ऑप्शनल है। प्रोपराइटर के भी साथ यही बात है, पार्टनरशिप के साथ भी यही बात है। लेकिन क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड भी चल सकती है। और पार्टनरशिप फर्म जो होती है एक डीड से चलती है। पार्टनरशिप फर्म एक डीड से चलती है जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और उस पार्टनरशिप डीड में आमतौर पर बायलॉज या जो रूल्स होते हैं वो लिखे होते हैं, ठीक है? अब अगर हम बात करें रजिस्टर्ड फर्म की, तो ये रजिस्ट्रेशन होता कहां है इस फर्म का? तो रजिस्ट्रेशन का जो
रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार के वहां। कहां पे? रजिस्ट्रार के वहां। कौन सा रजिस्ट्रार है जहां ये रजिस्ट्रेशन होता है? रजिस्ट्रार। अब देखो रजिस्ट्रार की बात आई तो आपने सुना होगा रजिस्ट्रार। आपने जब जमीन की रजिस्ट्री कराई तो रजिस्ट्रार है। आपने अपनी मैरिज का सर्टिफिकेशन कराया, रजिस्टर कराया तो रजिस्ट्रार है। इसी तरह से बहुत सारे रजिस्ट्रार होते हैं। रजिस्ट्रार का मतलब जिसके पास रजिस्टर में आपकी डिटेल्स हैं। और वो जो रजिस्ट्रार, इसी तरह रजिस्ट्रार होता है किसका? फर्म का। तो आमतौर पर इसको फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार। ये जो फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार है आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। आमतौर पर कहां होता है? डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये फर्म एंड रजिस्ट्रार कहां? आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो अगर आप अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहां पर रजिस्ट्रेशन करा के कर सकते हैं। और जब अनरजिस्टर्ड की बात आई तो कहीं रजिस्ट्रेशन की बात ही नहीं आ रही है। सिंपल पार्टनरशिप डीड बनाई और आप उससे काम चला सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो पार्टनरशिप फर्म है, अगर ये रजिस्टर्ड है, अगर ये फर्म रजिस्टर्ड है तो दो तरह से हो सकती है। वो क्या है? एक पार्टनरशिप फर्म की तरह हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म की तरह हो सकती है, और या फिर किसी कंपनी के रूप में हो सकती है। ठीक है, अब कंपनी के रूप में अगर फर्म है, रजिस्टर है, तो ये यहां रजिस्टर नहीं होगी, तो ये रजिस्टर होगी ROC में। अब ये भी एक साहब रजिस्ट्रार आ गए। ये क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये एक नए तरह का रजिस्ट्रार आ गए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, अब और देखिए कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी में भी दो तरीके में यहां पे लिख दे रहा हूं। एक LLP का एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। तो ये फर्म और कंपनी के बीच का एक पॉइंट है। ये कौन है? कंपनी, यानी कि सबसे पहले फर्म का ले लिया, दूसरा हमने ले लिया कंपनी का, ये तीसरी चीज निकल के आई है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जबकि कंपनी में क्या? अनलिमिटेड भी होती है। तो अब यहां पे सुनिएगा, कंपनी की बात हमने कर दी किसमें? ROC में। अब कंपनी भी क्या होती है? फिर दो तरह की हो गई। एक तो नाम आ गया OPC। OPC का नाम आपने सुना होगा, वन पर्सन कंपनी। ठीक है, अब उसके बाद अलग होगी तो कम से कम आपने सुना होगा 2 और मोर। क्या सुना आपने? 2 और मोर, तो 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा अगर है कंपनी में तो बड़ी कंपनी बन गई। ठीक है, अब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ गए कि साहब मैं बिजनेस करना चाहता हूं जिसमें मैं अपनी कैपिटल स्टार्ट करूंगा किससे? 500 करोड़ रुपए से मैं शुरू करूंगा और 500 करोड़ से लेकर के अपनी कंपनी बनाऊंगा। या तो मैं क्या कर सकता हूं? प्रोपराइटर भी बना सकता हूं। ठीक है, लेकिन जब मैं आ रहा हूं बहुत बड़ी के उसमें, तो मैं बोलूंगा कंपनी बनाऊंगा। तो कंपनी का नाम आते ही फिर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम LLP की तरह चलें, या 1% कंपनी, या 2 और मोर मेंबर्स वाली। कहते हैं ना, कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। तो इस तरह से ये मेरा एक वो स्ट्रक्चर है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, और बिजनेस करने के लिए मुझे इसमें से कोई भी एक तरीका चुनना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात तो बिल्कुल समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई जरा यस कर दीजिए जरा। मधुलिका जी दोबारा पूछ रहे हैं, दोबारा बता देता हूं। देखो सिंपल बात है, आप कोई ट्रेड यानी कोई व्यापार करना चाहते हैं, उस व्यापार करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए।
पैसा के बाद आपको तय करना पड़ेगा आप प्रोप्राइटरशिप यानी अकेले काम करना चाहते हैं, सोल माने अकेले, या कुछ लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। अगर आप कुछ लोगों के साथ काम करना चाहते हैं तो आप अपने पार्टनरशिप को फर्म के रूप में, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, अगर वो रजिस्टर्ड हो तो आपको फार्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार के वहां अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि आप लोग सीधे सीधे क्या मांगते हैं, आप कहते हैं कि साहब रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लाओ। अब मैंने दो बता दिए कि दो से मत मांगो। आप किससे? जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी उसका अकाउंट खोल दो, और भी बहुत सारे तरीके बताएंगे हम। दूसरा, अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो भी उसके पास रजिस्ट्रेशन हो या ना हो आप उसका अकाउंट खोलिए। आप और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लीजिए, जैसे केवाईसी का है, कई लोग सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं तो भी आप खोल सकते हैं। अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है केवाईसी से भी आप उसका अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर आप अपनी कंपनी को मतलब अपनी फर्म को फर्म ना कहला के एक तरह से एलएलपी, ओपीसी या मोर देन 1% की कोई कंपनी बनाना चाहते हैं तो फिर ये ऑप्शन है। और अगर आप कंपनी के नाम से प्योर चलाना चाहते हैं तो आपको आरओसी में अपने उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, मेरे ख्याल से ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम और आगे चलते हैं। देखिए, और आगे अगर चलेंगे तो कंपनी के फॉर्म होने के लिए हमने ये तय कर लिया कि कंपनी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, उसका नाम कैसा होना चाहिए। और आगे चलते हैं, चलिए तो हमने ये तय कर लिया हमारी कंपनी कैसे बनी। अब मैं बात कर रहा हूं साहब कि मुझे 500 करोड़, मुझे क्या चाहिए, 500 करोड़ रुपए चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि आपने एक कंपनी 500 करोड़ की बनानी चाहिए, प्रोप्राइटर बन के, ये उसका रहेगा, आप मालिक हो गए। अब आपने वही चीज सुनिएगा ध्यान से, ये 500 करोड़ 3 लोग, जिसमें से इसने 50 करोड़ दिए, इसने से 200 करोड़ दिए, इसने 250 करोड़ दिए, ए बी सी, तो यहीं पे इसका नाम पार्टनरशिप कंपनी के नाम से शुरू हो जाएगा। अब सुनिएगा, यही कंपनी जब किसी बाहर के आदमी को एंट्री अलाउड नहीं कर रही है और अपने आप को सो कॉल्ड एक कंपनी का दर्जा देना चाहती है, तो अगर वो कंपनी का दर्जा देना चाहती है तो आप इसको, क्योंकि पार्टनरशिप है तो ओपीसी तो बनेगी नहीं, एलएलपी बन सकती है या नॉर्मल कंपनी बन सकती है। और इसी कंडीशन में इस कंपनी को हम प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसी कंपनी को हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड? क्योंकि हमने लोगों की एंट्री रेस्ट्रिक्ट कर दी, हम प्राइवेट व्यक्तिगत रूप से इसको चला रहे हैं तो प्राइवेट लिमिटेड हो गया। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं। हमने क्या किया कि हमारे पास जो पार्टनर थे वो पूरा पैसा नहीं लगा पा रहे थे या हम कंपनी को एक्सटेंड कर रहे थे, उस कंडीशन में हमने कंपनी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से कर दिया। क्या कर दिया कि हम लोगों ने, जितने हम दोस्त थे, 1 2 3, हम लोगों ने कुल मिलाकर के 400 करोड़, कितने, 400 करोड़ मैंने यहां पे ले लिए, 400 करोड़ ले लिए और मैंने 100 करोड़ रुपए बहुत सारे लोगों से लगवाए। ये जैसे ही मैं बहुत सारे लोगों से पैसा लगवाऊंगा, अलाउ करूंगा, तो मैं इस स्टेटस को खो दूंगा प्राइवेट लिमिटेड को, और मैं इन लोगों को क्या बोलूंगा, आपको पता है, इन लोगों को बोलेंगे हम पब्लिक। यानी कि
इस कंपनी में पब्लिक ने एंट्री मार दी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं हम इस पे ये जो यही स्ट्रक्चर है जिसमें हमने 400 करोड़ तो हमने लगाए ए बी सी में, तो बच्चों इस एबीसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रमोटर। आपने सुना होगा प्रमोटर कौन होते हैं, तो प्रमोटर बेसिकली जिसका बिजनेस का बेसिक आइडिया होता है, जिसने स्टार्टिंग करी होती है, अपनी जान लगाई होती है, एक मोटा पैसा भी लगाया होता है, उसी को हम प्रमोटर बोलते हैं, ठीक है। तो कंपनी अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी, प्रमोटर का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे आपने सुना हो कि अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, तो वो प्रमोटर्स हैं बेसिकली, ठीक है। अब आगे सुनिए, यहां जो ये लोग थे वो फिर आपने बुला लिए, यहां पे बहुत सारे लोग। अब बहुत सारे के साथ थोड़ा सा हिस्सा इसमें आपने दे दिया, किसको, गवर्नमेंट को, यानी ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट ने भी कुछ शेयर खरीद लिए आपसे, गवर्नमेंट की पार्टनरशिप शुरू हो गई, ठीक है। यही स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो कुछ इस तरह का हो गया, जिसमें आपने अपना कुछ हिस्सा बेच दिया या अपना हिस्सा कम लगाया, ऐसे कह लीजिए, ठीक है। आपने अपना हिस्सा बेच दिया या कम लगाया, तो आपने अपना हिस्सा कितना कर दिया, 200 कर दिया, ठीक है। और 500 करोड़ की कंपनी थी और 30 करोड़ पब्लिक ने लगा दिया, और कुल मिला के 220, इसको 30 की जगह 20 कर लेते हैं, और 230 जो है हमारा गवर्नमेंट ने लगा दिया। किसने लगा दिया, गवर्नमेंट ने लगा दिया। तो जो ये गवर्नमेंट लगा रही है, यहां सुनिएगा ध्यान से, देखिए ये मोर देन 50% कौन हो गई, गवर्नमेंट। और अगर मोर देन 50% गवर्नमेंट हो गई तो इसी कंपनी को हम बोलते हैं क्या, गवर्नमेंट कंपनी। और यहीं से नाम शुरू होता है पीएसयू का, अंडरटेकिंग का, पीएसई का, यहीं से नाम शुरू होता है। और आप इसमें कुछ एग्जाम्पल दीजिए, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं कि ये जो गवर्नमेंट कंपनी बनी है जिसमें मोर देन 50% शेयर गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट कंपनी है, और इसको मैंने बोला पीएसयू या पीएसई भी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। तो इस कंपनी के नाम मैं आपसे चाह रहा हूं, गुड, हाँ, तो मैं आपसे चाह रहा हूं नाम इस कंपनी को मैं क्या बोलूंगा, बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर, वेरी गुड। चलो और भी बताते हैं, आगे लिख देता हूं जिससे मैं एग्जाम्पल के रूप में जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, BHEL है, ONGC है, ठीक है, ONGC है, आपका IOC है, और जितनी भी महारत्न नवरत्न कंपनियां हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं, पीएससी का नाम लेके चलती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं हम इसको। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने पूरा बनाया, इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि इसके बाद क्या होगा। अब इसके बाद यही जो 50% 50% का शेयर है, अगर ये कुछ इस तरह से हो जाए, कुछ इस तरह से हो जाए कि 100% कौन ले ले, गवर्नमेंट ले ले, 100% कौन ले ले, गवर्नमेंट ले ले। तो गवर्नमेंट अगर 100% लेगी, गवर्नमेंट अगर 100% लेगी तो उसी को हम बोलते हैं 100% या प्योर गवर्नमेंट की कंपनी। कोई पब्लिक कोई प्राइवेट का आदमी नहीं, पूरा पूरा क्या है 100%। पब्लिक इसलिए बोलते हैं कि सरकार की कंपनी, जनता की कंपनी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके अगर उदाहरण दे दें तो हम इसके उदाहरण देते हैं आपको, कैसे, रेलवे से। अब बात आ रही है कि रेलवे भी प्राइवेट की बात चल रही है,
या BSNL, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिसमें पूरा पूरा 100, आपके कई सारे बैंक ऐसे हैं जिसमें पूरा 100% गवर्नमेंट का है, एक भी शेयर अलॉट नहीं है किसी को, कोई पार्टी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये जो पूरा हमारा ये बना, इस कंडीशन में हम इस स्ट्रक्चर में आ गए। जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली 100% गवर्नमेंट का है, ठीक है। अब इसमें एक बड़े मजे की बात है, यहां से जो हमारा सफर शुरू हुआ था, यहां आए, इसको बोलते हैं, और ऐसा करते 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 आप यहां आ गए, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। कैसे? आपको पता होगा 69 में खूब सारे बैंक नेशनलाइज हुए थे, तो वो यही हुआ था। शुरुआत किसी बंदे ने एक बैंक शुरू करा, कुछ पार्टनर बना लिए, थोड़ा पब्लिक में शेयर निकाल दिया, करते करते थोड़ा गवर्नमेंट ने ले लिया और गवर्नमेंट ने पूरा उठा लिया। अगर पूरा उठा लिया तो 100%, थोड़ा 51% से ज्यादा उठाया तो इस कंडीशन में आ गया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या? नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन, ठीक हो गया। और अगर मैं इसका रिवर्स चला जाऊं, यानी कि ये एरो इधर को चालू हो जाए, कैसे? ऐसे 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 इधर आ जाए, इसी को बोलते हैं हम प्राइवेटाइजेशन। क्लियर हो गया? तो यहां हमारा यह भी क्लियर हो गया कि प्राइवेटाइजेशन क्या है और नेशनलाइजेशन क्या है। तो अभी आपको पता होगा, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है, सब समझ में आ गया। कैसे? क्योंकि आज आप इस दौर से गुजर रहे हो, यानी चाहे तो 100% गवर्नमेंट वाला बैंक है या 50% से ज्यादा वाला बैंक है, वही चीज इधर को बढ़ रही है। इसी को हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, जिसका आप कहते हैं ना, ये सही नहीं है। अब अगर मैं बात करूं, चलो बैंकों की छोड़ दो, मैं बात करूं आईओसी ओएनजीसी में क्या हो रहा है, तो आईओसी ओएनजीसी इस कंडीशन पर है, अभी वो इधर को जा रहे हैं। और जैसे ही ये जो गवर्नमेंट या पब्लिक का हिस्सा इस तरह हो जाएगा, यानी प्रमोटर जो होंगे वो 50% से ज्यादा हो जाएंगे, उसी कंडीशन में वो प्राइवेट नाम जुड़ जाएगा, फिर वो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी, फिर वो करते करते प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है। अगर 10 आदमी खरीद के बैठ जाए और लोगों को कहें शेयर वेयर सब हटाओ। ये टॉपिक मैंने क्यों लिया? क्यों? क्योंकि इसके समझ के बिना ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आता। चलिए अब जरा लिख दीजिए खुशी खुशी से, कितने लोगों को समझ में आया? क्या सिर्फ अंकुर जी को ही समझ में आया? बिल्कुल, रीमा बजाज जी पूछते हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल। बिल्कुल, अरे गवर्नमेंट अपने शेयर, अपना स्टेक बेच रही है, पॉसिबल है। मेरी कोई कंपनी है, मैं बेचना चाहता हूं, कोई खरीदार मिल गया तो प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। जेएस चौधरी जी पूछ रहे हैं फुल पेड कोर्स लेना है, कैसे लें जी? व्हाट्सएप पे आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। चलिए कंचन, तो समझ में और लोगों को भी आया होगा। हो सकता है कुछ लोग थोड़ा सा आलस कर रहे हो, और मैंने कल भी बताया था, हर क्लास में बताता, थोड़ी थोड़ी देर में माउस को, जो की पैड है उसको टच किया कीजिए, थोड़ा सा ब्लड चलते रहता है, ठीक है। पता लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। 50 लोगों में से 25 लाइक हैं, चलिए कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़े। आप ये देखिए, सब मैचिंग मैचिंग चल रहा आज। क्या मैचिंग चल रहा है? ये देखिए, ब्लू है, रेड है, व्हाइट है, ब्लैक है, सब है, देखिए सब दिख रहा है, ब्लू ब्लैक। इसीलिए मैं ये वाली आज टी शर्ट पहन के आया, कमीज शर्ट, टी शर्ट नहीं शर्ट, ठीक है। गुड, चल चलिए जी, इंटरप्शन, रुकावट के लिए खेद है। चलिए आगे चलते हैं इसके, थैंक यू। चलिए ये हमने पेज हमने कर दिया नेक्स्ट, ठीक है। अब हम इस पेज पे आ गए, अब हमें इससे क्या समझना है? देखिए, अब हमें यह समझना है,
तो पूछा गया है प्राइवेटाइजेशन क्या है। देखिए प्राइवेटाइजेशन कुछ नहीं है, जहां पे गवर्नमेंट ने कोई कंपनी बनाई, गवर्नमेंट पूरी मालिक है या 51% से ज्यादा की मालिक है, वो कंपनी को गवर्नमेंट अपने हिस्सेदारी को जब बेचती है तो वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाती है। अगर वो 50% से कम अपने शेयर कर ले तो आप समझ लीजिए वो प्राइवेट होने की तरफ जा रही है। अपनी कैपिटल के टुकड़े करके, शेयर्स करके बेच रही है। हमने 500 करोड़ से कंपनी शुरू करी थी, देखिए 500 करोड़ से कंपनी शुरू की थी और आपको पता है हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो 500 के बाद प्रॉफिट लॉस हुआ, हम ये मानते हैं अधिकतर प्रॉफिट होता गया। तो प्रॉफिट होता गया, हर बार 100 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, इस तरह से अगर हम देखें तो 7, 8, 30 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। प्लस 500 करोड़ से स्टार्ट करी थी, आज कंपनी हो गई 1330 करोड़ की। अब ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दे दिया। अब हम कोई ऐसी कंपनी ले लें 500 करोड़ से शुरू हुई हो और आज हो गई हो 18,000 करोड़ की। और ये कैसे होती है? उसकी मार्केट में शेयर की वैल्यू के हिसाब से उसके नंबर ऑफ शेयर इनटू कर लो, जिसको बोलते हैं हम मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं, या मार्केट के हिसाब से उसका कैप या उसकी वैल्यू होती है। तो ये 18,000 करोड़। और बड़ी बात कर लें, हमने कहा जी 2 लाख करोड़। और बड़ी बात कर ले, $1 बिलियन कंपनी। ऐसे तो सरकार क्या कर रही है, इसमें से बेच रही है अपना हिस्सा। 18,000 करोड़ में उसने दे दिया 4,000 करोड़। कितना दे दिया? 4,000। जो 4,000 करोड़ बेचेगा तो सरकार अपना 14,000 करोड़ रखी, 4,000 का बेच दिया, 4,000 का मालिक कोई और हो गया। तो इस तरह बीच में एंट्री होती जा रही है, तो इसी को हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। चलिए, हमने सब समझ लिया कंपनी क्या होती है, पैसा कैसे आएगा। अब जो ये पहला प्रोसेस था, कौन सा प्रोसेस? देखिए इसमें कौन सा प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम? इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं जहां पर उसने लोगों को अपने पास बुलाया। किस लिए? किस लिए बुलाया? पैसा लाओ, लगाओ, मनी लगाओ कंपनी में। तो ऐसा जब होता है तो इसी को बोलते हैं शेयर इश्यू करना। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि शेयर कैसे इश्यू होता है। शेयर इश्यू करने के लिए यह हमें पता लग गया कि कोई हमारी कंपनी है, इस कंपनी में मुझे इतने लोग चाहिए, लाख लोग चाहिए, करोड़ लोग चाहिए, जो मुझे क्या दे दें? पैसा दे दें, खूब सारा पैसा। तो ये जो पब्लिक से पैसा लेने का प्रोसीजर, इसे बोलते हैं शेयर इश्यू करना, और इसी को हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसी को क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसा कि चित्र में बताया है, देखिए कि यहां तक आम पब्लिक को परमिशन नहीं थी, यहां पर पब्लिक को परमिशन मिली, उसी को हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार आईपीओ निकाल लिया, फिर 10 साल बाद फिर पब्लिक से पैसा मांग रही है, तो उसी को बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, कहीं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं। ठीक है, तो पब्लिक ऑफर का मतलब पब्लिक से पब्लिक को ऑफर करना। अब इस पूरी प्रोसीजर को समझ लीजिए कैसे काम होता है। बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। देखना, आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो सबको ऐसा लगेगा कि सामने आपके वीडियो चल रहा है, जो अभी हमने यहां बात करी। ठीक है, चलिए, तो आईपीओ और एफपीओ की बात आ रही। जब आईपीओ और एफपीओ की बात आती है तो सबसे पहले कंपनी को एक काबिल आदमी चाहिए। वो काबिल आदमी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, कोई बहुत बड़ा बैंक जो ये सर्विसेज देता है, कोई और कंपनी जिसको हम मर्चेंट बैंकर भी बोलते हैं, वो
आपके लिए काम करने को तैयार होता है, उसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार। देखिए क्या हो रहा है, आपने हायर किया, किसको हायर किया, आपने एक रजिस्ट्रार को हायर कर लिया। किसको कर लिया, रजिस्ट्रार को। ये रजिस्ट्रार आपका क्या करेगा, आपके लिए पब्लिक तक पहुंचने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाएगा। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस का मतलब जिसमें कंपनी के बारे में वो सारी कहानी लिखेगा, उसका पुराना क्या इतिहास है, कैसे है, कैपिटल कौन है, प्रमोटर कौन है, सारी डिटेल देगा। और ये ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस किसको सबमिट करेगा, सेबी को। किसको करेगा, सेबी को। इसका मतलब आईपीओ निकालने के लिए आपको कैपिटल मार्केट यानी सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। क्लियर हो गई बात, चलिए और आगे। और सेबी 21 डेज तक, इसको हम ऑब्जर्वेशन पीरियड बोलते हैं। अच्छा, मेरा आप लोगों से अनुरोध है, एक बार ये देख लेना कि आज भी 21 दिन ही है या नहीं, क्योंकि ये कुछ डेज वाला जो कॉन्सेप्ट है, कभी कभी क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है वैसे वैसे बदल सकता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो तब देख लेंगे। अगर 21 डेज तक सेबी आपको कोई मना नहीं करती है तो इसका मतलब आफ्टर अप्रूव्ड, क्या हो जाता है, ये अप्रूव्ड हो गया आपका। ठीक है, और अप्रूव्ड होता है तब इसको हम ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस की जगह प्रोस्पेक्टस बोल देते हैं, अप्रूव्ड होते ही। ठीक है, और ये जो प्रोस्पेक्टस है जब अप्रूव हो जाता है तब आपकी कंपनी को सेबी ने कहा पब्लिक में जाओ, पैसा मांग लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंपनी पहले से डिफॉल्टेड है, पहले से उसके प्रोमोटर ब्लैक लिस्ट में है, तो शायद सेबी उसको परमिट नहीं करेगी, कहेगी कि नहीं हम आपको परमिशन नहीं देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पर जब आपका अप्रूवल हो गया, इस अप्रूवल के भी कुछ समय के अंदर आपको पब्लिक तक आना होता है, यानी आईपीओ निकालना होता है। क्या निकालना होता है, आईपीओ। अब आईपीओ जब निकलेगा तो एक तरह से रजिस्ट्रार ने आपको कितनी हेल्प कर दी, पूरा प्रोसेस, रजिस्ट्रार एप्लीकेशन का प्रोसेस बना दिया उसने, एप्लीकेशन की वेबसाइट वगैरह वगैरह सब कुछ बना दिया। और ये कंसल्टेंसी बहुत सारी कंपनियां करती हैं, बैंक भी इसमें अपनी फर्म लेके कंसल्टेंसी करती हैं। ठीक है, आईपीओ जब बनेगा तो ये आईपीओ इन तक कैसे पहुंचेगा, ये जो आईपीओ है इन तक कैसे पहुंचेगा, इन तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट कैसे करना पड़ेगा, कैसे कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, आजकल तो सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया। आपने एक वीडियो देखा होगा मेरा जिसमें एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ के बारे में हमने कुछ बताया था, वो भी एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका है, क्योंकि आपको पता लगा कि भैया एक आईपीओ आया है। ठीक है, ये अनपेड है, मतलब हम तो केवल आईपीओ के बारे में बताते हैं, जैसे कई सारे चैनल में बताते हैं, लेकिन जो रजिस्ट्रार है ये सब प्रोसेस करेगा सोशल मीडिया के अलावा वो प्रिंट मीडिया, बड़े बड़े होर्डिंग लगे होंगे आपके। ठीक है, प्रिंट मीडिया तक गए, और प्रिंट मीडिया के बाद वो वेबसाइट, अखबार, कुछ भी है, रेडियो, एफएम, न्यूज चैनल, सब जगह से आपको इन्फॉर्म करेगा। अब आप इस जो अप्रूव्ड प्रोस्पेक्टस है, इस प्रोस्पेक्टस को सेबी की वेबसाइट और आरओसी की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, और कंपनी की वेबसाइट में। आपने तीनों जगह देख लिया, कहां कहां, सेबी की वेबसाइट में और
आरओसी और कंपनी। उसके अलावा कंपनी बहुत सारे ब्रोशर्स बनाती है, अपना पूरा उसको आजकल जैसे पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रखे हैं, बहुत खूबसूरत से लीफलेट्स बनाती है, आपको एसएमएस व्हाट्सएप आते हैं, वो सब आपको देखो, ईमेल आते हैं, ठीक है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट होगा ये केवल इसको जो है इसको एक इंडिकेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं। अब आप देखिए, इसको पता लग गया कि ये कंपनी वो आ रही है। तो अब हम जानते हैं कि आईपीओ जो एडवर्टीजमेंट होता है उसमें कुछ बेसिक बातें क्या होनी चाहिए, देखते हैं जरा। तो इसको हम, सबसे पहला बात है इश्यू डेट। क्या है? इश्यू डेट, कि वो आईपीओ कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक। आमतौर पर 3 दिनों के लिए आईपीओ खुलते हैं, जैसे अभी इसका आया था एंजल ब्रोकिंग का 22, 23, 24, और भी चलते रहते हैं, ठीक है। नंबर 2, प्राइस के बारे में बात करेंगे। प्राइस क्या होता है? एक तो फिक्स प्राइस होता है और एक होता है बिड प्राइस। बिड प्राइस का मतलब यह है कि कंपनी आपसे ही कहती है भैया वैल्यू लगाओ, जो अच्छी वैल्यू देगा उसको हम दे देंगे, ठीक है, एक रेंज दे देती हो, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, मिनिमम लॉट, यानी कंपनी कम से कम, अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो कितने शेयर कम से कम खरीदने होंगे, ठीक है। और इसके अलावा अपनी कंपनी रेटिंग भी देती है। रेटिंग कौन सी कंपनी से? जो रेटिंग एजेंसीज हैं, रेटिंग एजेंसीज में इकरा है, केयर है, क्रिसिल है, इनकी जो रेटिंग होती है, रेटिंग भी देती है। क्यों? एक आम आदमी को पता लग जाए किस रेटिंग का है। रेटिंग के लिए बहुत जरूरी है कि वो रेटिंग क्यों देती है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहा है, उसको कोई मिसगाइड ना कर पाए। 1 2 3 4 5 ये बेस्ट रेटिंग मानी जाती है उनकी तरफ से, और ये बेकार नहीं है, 1 लोअर बेस्ट है। एक का मतलब, अब मान लिया रेटिंग ही नहीं करी तो वो बेकार है, एक रेटिंग तो है मतलब कुछ नंबर तो आए। तो आमतौर पे जो 3 4 5 वाली रेटिंग वाले जो आईपीओ होते हैं, आपको सलाह दी जाती है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब डूबेगा तो सभी का डूबेगा, लेकिन एक दो जो 3 4 5 रेटिंग वाली कंपनी है वो अच्छी होती है, ठीक है। अब इसके बाद जब एडवर्टीजमेंट आ गया, और आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया इश्यू डेट क्या है, क्या इसका प्राइस है, क्या रेटिंग है और कितना। तो आप ये तय करेंगे कि क्या मैं इस शेयर में पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं। अगर आप लगाएंगे तो एक चीज जरूरी है जो आपके पास होनी चाहिए, उसका नाम आप आंसर कर दीजिए। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो क्या जरूरी है, आप लोग आंसर दीजिए, मैं देखता हूं। बिल्कुल सही आंसर दिया, बिल्कुल डीमेट अकाउंट चाहिए। अभी हमने उसी के साथ एक वीडियो और बनाया था जिसमें एंजल ब्रोकिंग डीमेट अकाउंट फ्री में खोल रही है, जो कि तीसरी चौथे नंबर की अच्छी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। तो डीमेट अकाउंट होना चाहिए, और अगर किसी को डीमेट अकाउंट खोलना है तो उसका लिंक अगर उसे नहीं मिल रहा है तो हम इसको आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे देंगे। आप लोग फ्री में डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूं कि हमको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि बिना डीमेट अकाउंट के आप शेयर नहीं खरीद सकते, वहां पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सबसे इंपॉर्टेंट, क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और यहां ये जरूर है आईपीओ में
अब 100-200 रुपए तो है नहीं, अगर आपको 500-1000 रुपए लगाने तो म्यूचुअल फंड में लगाइए। तो ये कह सकते हैं 15-20-30 हजार रुपए होने चाहिए, जिससे कम से कम जो मिनिमम लॉट आप ले पाए। ठीक है, और क्या होना चाहिए तीसरे नंबर में, नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। और ये नॉलेज के लिए आपको हेल्प कौन करते हैं? ब्रोकर करते हैं। ब्रोकर हाउसेस होते हैं, जिन्होंने आपका डीमेट अकाउंट खोला वो भी होते हैं। अदरवाइज आप किसी की सर्विसेज ले सकते हैं, अपना कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। इन सब से आप डीमेट अकाउंट खोलने के बाद आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज है तो आप पैसा लगाने के लिए भी तैयार हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, पैसा लगाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, जो ये पैसा है आप सीधे ड्राफ्ट बना दें, ट्रांसफर कर दें। ठीक है, और दूसरा तरीका है आसबा का, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसमें क्या होता है कि आपने पैसा भी दिया नहीं, लेकिन अपना पैसा किसी बैंक में ताले में लगवा दिया कि ये पैसा उस शेयर के लिए है, अगर वो कंपनी मांगेगी तो दे देना, क्योंकि कंपनी अभी आपको शेयर दे नहीं रही है, अभी आप अप्लाई कर रहे हैं, मिले या ना मिले नहीं पता अभी आपको। ठीक है, क्योंकि जब ज्यादा सब्सक्राइब हो जाता है तो वहां पे कुछ लोगों को वापस करती है कंपनी, वो भी हम समझेंगे अभी। ठीक है, चलिए, तो आप क्या है, पैसा और एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। अब आपको मिले या ना मिले, अभी तक ये काम कौन कर रहा है? रजिस्ट्रार। अभी तक सारा काम रजिस्ट्रार कर रहा है। देखिए आगे चलते हैं। जब आपकी एप्लीकेशन प्लस मनी टाइम से कहां पहुंच गई, एप्लीकेशन पहुंच गई जहां पहुंचनी थी, ऑनलाइन पहुंच गई या आपने फॉर्म भर के कर दी, मैनुअल कर दी, जो भी कुछ करा। और एक तरह से ऐसा मान लीजिए कि जहां रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ने, जैसे आपके वहां होती है ना वो अखबार में एक कूपन आता है, उसे काट काट के आप चिपका के भेज देते हैं कहीं, बहुत पहले, अब तो नहीं करते हैं, पहले करते थे। तो ऐसा ही एक बक्सा मान लीजिए या एक स्टॉक मान लीजिए, जहां पे बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं। ठीक है, अब ये जब एप्लीकेशंस आ रही हैं तो जो ये बॉक्स है वो कुछ बॉक्स जो है ऐसा भर गया, ये भर दिया। ठीक है, और ये जो बॉक्स भरा, अगर हमने 200 करोड़ पब्लिक से चाहिए थे, कितने चाहिए थे? 200 करोड़ पब्लिक से चाहिए थे, तो 200 करोड़ रुपए आपको जब पब्लिक से चाहिए थे तो 200 करोड़ का इतना भरा, जो कि लेस देन, अगर हम ऐसे कहें 200 का 160 करोड़ आ गया। कितना आ गया? 160 करोड़ आ गया। तो 160 करोड़ आया, इसका मतलब यह है कि लेस देन 90%। अगर पब्लिक ने लेस देन 90% पैसा दिया तो आप कहेंगे फेलियर हो गया। क्या हो गया? फेलियर। क्या हो गया? यानी आईपीओ फेल हो गया, पब्लिक ने आप पर भरोसा नहीं दिखाया, आपकी कंपनी की वर्थ को नहीं माना, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं आईपीओ फेलियर हो गया। और इसी फेलियर को एक शब्द और होता है, आप लोग बता दीजिए, तब तक मैं लिख रहा हूं कि अगर आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 90% से कम है तो क्या होता है? लिखिए, अंडर सब्सक्राइब्ड। क्या हुआ? अंडर सब्सक्राइब्ड। ठीक है, यानी आपका ये पैसा उतना नहीं मिला। ठीक है, अगर ये जो लाइन भरी थी जहां तक कहीं आ जाए तो, जो कि हम बोलते हैं 90% से ज्यादा, तो उसको बोला जाता है फुल्ली, क्या बोला जाता है? फुल्ली सब्सक्राइब्ड।
और अगर आपकी एप्लीकेशन इतनी सारी आ जाए कि जो डब्बा है वो पूरा यहां तक भर जाए, ठीक है, उस कंडीशन में बोलते हैं हम लोग ओवर सब्सक्राइब्ड। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्राइब्ड। तो बिल्कुल दोस्तों समझ में आ गई बात। अंडर सब्सक्राइब्ड, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब्ड। अब देखिए एक बड़े मजेदार बात सुनिए कि ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया तो अब कंपनी क्या करेगी? थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अगर ओवर सब्सक्राइब होगा तो पैसा या तो कंपनी अपने पास रखेगी या वापस करेगी। अब ये डिपेंड करता है कि कंपनी के उस आईपीओ में क्या कंडीशन थी कि ज्यादा पैसा आने पर कंपनी आपको अलॉट भी कर सकती है, यानी ज्यादा शेयर बांट सकती है। अगर नहीं बांट रही तो क्या होगा उसका देखते हैं। चलिए अब जो है नेक्स्ट बात पे आए हम लोग कि ओवर सब्सक्राइब हो गया। देखिए इसमें एक कोटा होता है। क्या होता है? कोटा, यानी आईपीओ लेने का एक कोटा है। और कोटा किसका है सुन लीजिएगा। कोटा है तीन तरह के लोग हैं, ब्रॉडली दो तरह के हैं। एक तो है इंडिविजुअल। एक कैटेगरी कौन सी है? इंडिविजुअल। कौन सी है? इंडिविजुअल कैटेगरी है। और एक है ग्रुप, या हम उसको नॉन इंस्टीट्यूशनल बोलते हैं, या इंस्टीट्यूशनल, सॉरी, इंस्टीट्यूशनल। तो दूसरी कैटेगरी इंस्टीट्यूशनल है, पहली कैटेगरी नॉन इंडिविजुअल या नॉन इंस्टीट्यूशनल है। अब इंडिविजुअल में दो पार्ट होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक होता है रिटेल कैटेगरी। क्या होता है? एक रिटेल कैटेगरी। और दूसरी होती है HNI। HNI की फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप लोग, याद तो बहुत करी होगी आपने। और दूसरी है तीन। तो बेसिकली तीन कैटेगरी हो गई, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी के लोगों का कोटा होता है। इसमें से कोटा अगर बात करें तो कोटा एक बेसिकली इसका जरूर होता है। वो चाहते हैं कि रिटेल को भी कुछ हिस्सा मिले इसमें, ठीक है। तो ये कोटा आपके बुक में भी पढ़ेंगे, हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात आई, देखो 15% कोटा होता है रिटेल वालों का, 35% होता है हमारा HNI का, और 50% होता है हमारा नो इंस्टीट्यूशनल का। अब इंस्टीट्यूशनल में कौन लोग होते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूशन में हमारे जो हम बोलते हैं QIB। QIB की फुल फॉर्म होती है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये मैं कॉन्सेप्चुअल क्लास ले रहा हूं, थ्योरी पे जब आएंगे तो बुक पे बुक टू बुक पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है? QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से मतलब है सेबी ने कुछ लोगों को ऐसा लाइसेंस दे रखा कि भाई आप मार्केट में बड़ा अच्छा पैसा लगाते हैं। जैसे मान लिया इंश्योरेंस कंपनी हो गए, PF हाउसेस हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, FII हो गए, बहुत सारी कंपनी है जो फाइनेंशियल कंपनी है जो पैसा लगाती हैं शेयर्स में, ठीक है। तो वो आ गए। उसके बाद आपका आ गया कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो उस कंपनी में पैसा लगाना चाह रहा, कंपनी है बहुत बड़ी वो पैसा लगाना चाह रही है, वो लोग हो गए। तो ये इस तरह से कोटा होता है। और यही कोटा अगर आप रेशियो में कहें तो वो बिल्कुल सेम वैसा ही हो जाएगा। कैसा? 15:35:50 हो जाएगा। और दोस्तों ये रेशियो अगर आपको याद आ रहा और कहां होता है जरा बता दीजिए। अंकुर शुक्ला जी, HNI की फुल फॉर्म होती है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो कि महबूब बासु ने दी है, ठीक है। चलिए ये रेशियो और कहां होता है, मैंने आपसे सवाल पूछा है कि ये रेशियो और कहां आपको देखने को मिलता है, बताइए।
बिल्कुल सही जवाब आ गया है, ये आरआरबीज का है, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है ना। तो अभी इसमें बता देता हूं मैं आपको, आरआरबी का है, जिसमें से ये तो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, नहीं एक मिनट, ये है आपका स्पॉन्सर बैंक का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ये स्टेट गवर्नमेंट का। इस तरह से जो है ये शेयर चलता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हो गया। अब देखिए कोटा भी हो गया, तो कोटे में क्या होगा, अगर 15% से ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे उनको वापस जाना पड़ेगा। और वापस कैसे जाएगा, कैसे पता लगेगा? उसमें क्या है, लॉट बना देते हैं, लॉट। कैसे? जैसे आपको समझ में आएगा कि आपके नुक्कड़ पे कोई परचूनी की दुकान है, वहां सुबह सुबह दूध भी मिलता है, रोजाना 200 पैकेट दूध के आते हैं। अब पता लगा उसी मोहल्ले में किसी के वहां आज जागरण आ गया या कोई फंक्शन आ गया, तो वो पहुंच गया जी 50 पैकेट मुझको दे दो। तो वो क्या करेगा दुकानदार, क्योंकि क्या हुआ कि उसके पास 200 है और कुल मिला के लोग मांगने आ गए 300, तो क्या करेगा, जो एक एक पैकेट वाला उसको तो दे ही दे, खुश कर देगा। लेकिन जो 20 पैकेट लेने आया उसे कहेगा भैया आज 15 ले जाओ, जो 50 आया भैया 40 ले जाओ। समझ में आई बात? तो ऐसे ही कंपनी करती है। कंपनी कहती है बड़ी मुश्किल से लोगों का विश्वास मुझको मिला है और मेरे को क्या करना चाहिए, कंपनी कहती है कि मुझको क्या करना चाहिए कि लोगों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या बनाए के रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए, जब मैंने आपसे कहा था लाइक करिए तो एक भाई ने हमारे डिसलाइक भी कर दिया, चलो उसका भी खाता खुल गया हमारा। गुड, चलो आपका डिसलाइक हमको ये बताता है कि कुछ और कभी करना बाकी है। ठीक है, चलो तो ये कोटा हो गया, सब कुछ हो गया। आगे का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइएगा नहीं, क्योंकि इतना सीख लिया तो थोड़ा सा और सीख लीजिए। ठीक, चलिए चलते हैं। अब क्या है, रजिस्ट्रार ने अलॉटमेंट कर दिया। क्या कर दिया? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट होगा तो एक तो आपका जो आसबा वाला मामला था, बैंक से वो पैसा कंपनी को मिल जाएगा, और जब अलॉटमेंट करेगा तो एक रजिस्टर बनाएगा साहब। अब वो रजिस्टर में A B C D लिखे, किसी को 200 शेयर, किसी को 1000 शेयर, किसी को 20 शेयर, जैसा जैसा किसी ने अप्लाई किया हुआ। ठीक है, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये पर्सन है, अलॉटमेंट हुई हो गया। ठीक है, अब यहां पे रजिस्ट्रार का काम खत्म होने वाला है। क्या खत्म होने वाला है? रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार इस पूरे रजिस्टर को उठाएगा, उठा करके कहां देगा आप मुझे बताएंगे। बताइए, आप मुझे ये बताइए कि रजिस्ट्रार जो है, ये पैसा, जो पैसा आया उसका वो कौन कौन ने दिया, वो उसमें से ये वाली जो लिस्ट है, और अलॉटमेंट के बाद जो पैसा होगा, ये पूरा जो हमने कितने करोड़ का लिया था, 200 करोड़ का जो भी था, वो पैसा कंपनी ले जाएगी। कौन सी कंपनी? जो जिस कंपनी ने शेयर्स दिए हैं। ठीक है, तो मुझे आपसे आंसर चाहिए। अच्छा, विष्णु यदुवंशी जी ने बिल्कुल मेरे को बताया है कि ये आप करेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल करेक्ट करेंगे। उन्होंने बताया कि ये जो है 50% सेंटर का, ये सेंटर बताया है, और 35% स्पॉन्सर का। बिल्कुल ठीक है, जो बता रहे हैं आपकी बात मान ली गई है, केवल मेरे को इसको लिंक कराना था 15, 35 और 50 से। ठीक है, चलो गुड, थैंक यू। अंकुर शुक्ला जी ने बोला सेबी को और डिपॉजिटरीज को, बिल्कुल सही आंसर दिया। डिपॉजिटरीज को कल हम पढ़ रहे थे, देयर आर हाउ मेनी डिपॉजिटरीज इन इंडिया। हाँ, इंडिया में कितनी डिपॉजिटरीज हैं, उनके नाम बता दीजिए, उनका आंसर कर दीजिए जल्दी से।
चलिए, बिल्कुल सही आंसर आ गया, डिपॉजिटरीज को जाता है। और जब डिपॉजिटरीज को जाता है, और क्यों जाता है इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा। यहां से रजिस्ट्रार बाउंस बैक हो जाता है, यहां से रजिस्ट्रार की सेवाएं समाप्त हो जाती हैं जैसे ही उसने अपना रजिस्टर डिपॉजिटरीज को देगा। अब क्यों समाप्त होती हैं, देखिए, एक है NSDL और CDSL। कुछ लोगों के, मान लिया इन दोनों लोगों के डीमैट अकाउंट यहां खुले थे, इन दोनों के यहां खुले थे, तो इसीलिए क्या है, दो डिपॉजिटरी हैं। ऐसा मान लीजिए कि इंडिया में जैसे बहुत सारे CBS बैंक हैं, ऐसे ही डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खोलने के जो हैं दो ही हैं। डीमैट अकाउंट जब भी खुलेगा, आप जिन लोगों का डीमैट अकाउंट खुला वो देख सकते हैं कि उनका डीमैट अकाउंट कौन से उससे खुला हुआ डिपॉजिटरी से। ऐसा होने के मतलब आपके खाते में वो पड़ जाएंगे शेयर, कि आप कहेंगे हाँ 22 शेयर आ गए, 30 शेयर आ गए, जो भी है वो आपके उसमें आ जाएंगे। और एक मजे की बात, ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्राइमरी मार्केट। बार बार बच्चों का क्वेश्चन आता है प्राइमरी मार्केट क्या होता है। यानी कंपनी जब पब्लिक को शेयर ऑफर करती है, उस लूट में आपने खूब सारे शेयर खरीद लिए, इसी को हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। ठीक है, जैसे IPO के दौरान जो खरीदा गया वो प्राइमरी मार्केट है। अब बात आती है कि प्राइमरी मार्केट तो हो गया, ठीक है, अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। बिल्कुल ठीक इस तरह से, जब आपको घर में बहुत 100-200 लोगों के लिए सब्जी चाहिए होती है तो आप बाजार यहां लोकल से नहीं लेते, मंडी चले जाते हैं कि कुछ सस्ती मिलेगी, वहां पे थोक में लेने जाते हैं। ठीक है, और मंडी अगर टाइम से नहीं गए तो वहां सब्जी खत्म हो गई, तो जब वहां सब्जी खत्म हो गई तब आपको वापस आना पड़ता है। यानी आप अगर IPO अप्लाई नहीं कर पाए तो आपको सेकेंडरी मार्केट में आना पड़ेगा। और सेकेंडरी मार्केट की वो जगह जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंजेज। आप स्टॉक एक्सचेंजेज में जाइए, वहां पर जो शेयर मिलेंगे वही शेयर कब, आफ्टर लिस्टिंग। अब आफ्टर लिस्टिंग जो है, आफ्टर लिस्टिंग जो शेयर मिलेंगे वो सेकेंडरी मार्केट में मिलेंगे जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंजेज। और वो लिस्ट होता है, क्या होता है, जो शेयर होता है वो लिस्ट होता है, वो लिस्ट होता है NSE में, आपका BSE में और किसी एक्सचेंजेज में, वहां लिस्ट हो गया। तो एक क्वेश्चन आता है कि लिस्टिंग कंपनी को कब होना चाहिए। तो कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लिस्टिंग जरूरी है अगर आप IPO में आएंगे, नहीं तो कंपनी का लिस्टेड होना जरूरी नहीं है, एक बात। और आप IPO नहीं भी लाएं तो भी लिस्टेड हो सकते हैं, कंपलसरी कभी नहीं है। कंपलसरी कब है, जब IPO ला रहे हैं, IPO ला रहे हैं तो आपको कंपनी में लिस्ट NSE या उसमें BSE में लिस्ट होना जरूरी है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अब दो छोटी छोटी बातें। जब ये लिस्टिंग हो गई तो उस दिन प्राइस क्या मिलेगा। मान लिया कि जैसे अभी मैं बताता हूं कि दो प्राइस बताए थे हमने, फिक्स प्राइस और बिडिंग प्राइस ना। मान लिया कंपनी ने 100 रुपए का शेयर निकाला था और जब लिस्ट हुआ तो वह हुआ 98 का या हुआ 112 का, तो इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ, और इसको हम बोलते हैं प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। तो यहां पे आपको फायदा होता है, यहां आपको नुकसान होता है। आप साहब कहोगे आप नुकसान कैसे हो जाएगा, आप तो सुबह सुबह सब्जी मंडी से सब्जी ले आए, 10 रुपए किलो आलू ले आए, आपको लगा बाजार में मिलने 12 रुपए किलो। अब जब आप आए तो गली में आवाज लगाता हुआ 9 रुपए किलो आलू, तो आप चौंक गए। क्यों, डिमांड सप्लाई। क्यों, डिमांड सप्लाई। हो सकता है कि उस शेयर को बेचने वाले ज्यादा लोग आ गए, आज IPO जब लिस्टिंग हुआ तो वो लिस्ट कम भी हो सकता है।
अभी 2-3 दिन पहले मार्केट थोड़ी क्रैश हुई थी, 1000 पॉइंट कुछ समथिंग, तो आईपीओ तो पहले आ चुका 22 तारीख को, तो डेफिनेटली वो प्राइस का फर्क पड़ता है जब वो लिस्ट होता है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए एनएससी बीएससी की बात बहुत सिंपल सी है, इसमें फिर बात आती है निफ्टी 50 की बात आती है, सेंसेक्स की बात, ये हम यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक, और लिस्ट होने के बाद सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग चालू हो गई। आप कितने का लें, कोई रुकावट नहीं है, जल्दी जल्दी पेमेंट दें, लेते जाएं, डीमेट अकाउंट खोल रखा, ये सब आप कर सकते हैं। नवीन पांडे जी, CIB की जो क्लास है वो क्लास हमारी कोरोना में बहुत सारी क्लास चली हैं, सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है, मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, और इसके बाद कुछ कॉमन टॉपिक हैं जो JIB CIB दोनों के लिए होते हैं, वो होंगे, फिर उसके बाद सिर्फ CIB की क्लास होंगी। ठीक है, तो जैसे कल की क्लास थी वो ट्रेजरी प्रोडक्ट के लिए CIB के लिए इंपॉर्टेंट थी। अरे बैंक में हैं और आप CIB कर रहे हैं तो JIB क्लास लेने से कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। सुन लीजिए, मत देखिए, सुनते जाइए, फैक्ट कॉन्सेप्ट तो पता लगेंगे, फैक्ट तो आप जब भी पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग कहां पहुंच गए थे कि हमें शेयर अलॉट हो गया, सब कुछ हो गया। कोई भी आपका क्वेश्चन इस बीच में है तो पूछ लीजिए, आपको 2 मिनट दिए जा रहे हैं। जुबैर अंसारी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंट, एक्सीलेंट क्लास। प्रीति बैजल, कौन सा मोबाइल ऐप है? दोस्तों कोई मोबाइल ऐप बता दो इनको। नाइफ बैंकर्स कॉलेज का मोबाइल ऐप है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था आपके क्वेश्चंस की, चलो आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं अगर क्वेश्चन आए हैं तो। सेकंड पेपर JIB क्लास भैया चल रही है, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें वो कोर्स बना हुआ है, उस कोर्स में जाइए। कई बार बच्चों का कंफ्यूजन ये है कि सर हम तो फ्री में देखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं। जो पेमेंट लोग कर रहे हैं वो पेमेंट जो है, पेमेंट उनके लिए है जो क्लासेस हमेशा मिल ही रहे हैं, लेकिन अगर अभी की बात करें तो वो फ्री में अवेलेबल है, जो लोग चाहें तो वहां से वो अवेल कर सकते हैं। मैं कोर्स दिखा दे रहा हूं कौन सा कोर्स है, जहां पर वो सारे लिंक, मैं थोड़ा सा आपको डेमो भी कर दे रहा हूं क्योंकि आज मेरे पास साधन है ऐसा। देखिए, जब आप मोबाइल ऐप में जाएंगे तो मोबाइल ऐप में देखिए, ये सबसे नीचे वाला एक कोर्स दिखाई दे रहा है आपको। जब आप स्टोर में जाएंगे तो एक कोर्स दिखाई दे रहा, आप इस पे क्लिक करिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक कंटेंट होता है, सी ऑल कंटेंट। यहां देखिए, ये बहुत क्वेरी आती है आप लोगों की कि फ्री में कहाँ है। ठीक है, तो आप इस पे जाइए। जब आप इसमें जाएंगे तो देखिए ये दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है फॉर अनपेड मेंबर, फॉर पेड मेंबर। देखो, पेड मेंबर के लिए तो हमेशा क्लास अवेलेबल रहेंगी, जो अनपेड मेंबर है उनके लिए लिंक यहां डाल दिए जाते हैं। तो आप उसको जब लिंक को खोलेंगे इस तरह से, तो लिंक को खोलने पर वो जहां पर भी ये लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्लास चालू हो जाती है। ठीक है, तो आप ये लोग थोड़ा सा जो है इसको देख लीजिए। चलिए, तो क्वेरी अब नहीं बता रहे हैं, अब क्वेरी नहीं बता रहे हैं तो हम आज की क्लास बाइंड कर रहे हैं, यहां पे बंद कर रहे हैं आज की क्लास। और इस कॉन्सेप्ट को 2 बार देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि जो अगला चैप्टर, जो ये चैप्टर होगा, थ्योरेटिकल चैप्टर होगा जिसमें से क्वेश्चंस आपके आएंगे। इसी के बाद आपको हेल्प मिलेगी अगले यूनिट में, जो कि 6ठी यूनिट है, यानी 2 यूनिट का ये बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट है। इसीलिए मैंने आज स्पेशल जो क्लास है वो खड़े होके बोर्ड पे ली है। उसको मैं अगर उसमें लैपटॉप में लेता तो शायद उतनी अच्छी क्लास नहीं कर पाता। तो आप लोगों के लिए धन्यवाद, आप लोग इतने लोग क्लास में रहे। कोई क्वेरी अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोबाइल एप्लीकेशन में जो है आज ऑफर चल रहा है, ऑफर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोग चाहें तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास।